अब हमारी बहुत सारी पर्सनल लाइफ, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम ऐसे साइट्स हैं जहाँ हम कुछ भी पोस्ट करने के पहले सोचते नहीं जी। और मेरे ख्याल से कई साइबर क्राइम की शुरुआत सिर्फ एक प्रैंक से होती है एंड इवेंचुअली इट गेट सीरियस। बहुत लोग जब उसको सीरियस लेवल पे ले आते हैं, व्हेन दे स्टार्ट टू रियलाइज़ कि भाई प्रैंक में हमने इसको बेवकूफ़ बना लिया, तो अब इसके साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं। आने वाले ज़माने में अभी AI जनरेटेड चीज़ें भी हो रही हैं जी। एक बच्चे के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया है कि आपको ये सॉफ्टवेयर अपने पापा के फ़ोन में इंस्टॉल कर दीजिए, इसके बदले आपको 10 रुपये 15 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। स्मॉल सम ऑफ मनी, लेकिन ये था, वो चेन थी पूरी कि आप जितने लोगों के फ़ोन में डालेंगे इंक्रीजिंगली वो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। उस बच्चे के लिए आसान था, उसने अपने फादर के फ़ोन में डाला, अपनी मदर के फ़ोन में डाला, फिर अपने 2-4 रिश्तेदारों के फ़ोन में डाला, फिर उसने अपने दोस्तों को बताया, तो उन लोगों ने भी अपने रेस्पेक्टिव जिनके फ़ोन्स पे वो उनका अधिकार बन सकता था वहाँ डाल दिया। नमस्कार सर। नमस्कार धीरज सबसे जी। पहले सर, वेलकम टू पिरामिड फाइनेंस पॉडकास्ट। एक सवाल पूछना चाहूँगा आपको, ये कॉन्वर्सेशन शुरू करने के पहले। आपने गाज़ियाबाद को बहुत ही बारीकी से देखा है, पास से देखा है। जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आपकी पोस्टिंग भी गाज़ियाबाद में हुई थी, अभी आप वापस DIG बन के आए हैं, तो फिर से गाज़ियाबाद में आए हैं। तो गाज़ियाबाद सुनने के बाद सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? यहाँ की ट्रैफिक आता है, यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ का जो पहले जिस तरह से गाज़ियाबाद का इमेज था कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, या फिर यहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ है, आपको क्या याद आता है पहले वर्सेस अभी? कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, या फिर गाज़ियाबाद की इमेज आपके दिमाग में कैसे बैठा हुआ है? बहुत अच्छा, बहुत बुरा, या फिर इम्प्रूवमेंट हो रहा है बहुत? देखिए, गाज़ियाबाद शुरू से ही एक बहुत महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के लिए रहा है। दिल्ली से लगा हुआ ज़िला है जी। और अब तो वर्चुअली दिल्ली का एक एक्सटेंशन सा है, NCR का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पुराने टाइम पे भी जब मैं यहाँ पे अभी से करीब 20 साल पहले तैनात था, तब भी गाज़ियाबाद अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग ज़िला था। क्राइम काफ़ी था, कई तरह के चैलेंजेस थे। आज की डेट में 20 सालों के बाद क्राइम पे पुलिस ने इतना काम किया है और इतना फ्री हैंड लेकर के काम किया है कि क्राइम अब गाज़ियाबाद का बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। स्ट्रीट क्राइम छोटा मोटा होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन 2 चैलेंजेस पिछले दिनों में बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से इमर्ज हुए हैं। पहला तो ये कि गाज़ियाबाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द स्टेट। जी। सेकंड नहीं तो थर्ड नंबर का पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है जी। यूपी में। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से वेहिकुलर ट्रैफिक भी काफ़ी है, स्पेस का थोड़ा क्रंच है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक इज़ एन इशू। दूसरा, साइबर फ्रॉड बहुत बड़ा इशू है। अगर आप देखें तो इन नंबर ऑफ़ FIRs के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट। अभी पिछले साल हम लोग के यहाँ 1000 से ज़्यादा साइबर क्राइम से रिलेटेड मुकदमे कायम हुए, जिसमें करीब 98 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। हमने प्रयास करके उसमें 26 करोड़ की प्रॉपर्टी को हमने रिकवर भी किया। इस वर्ष भी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन उतनी भी कम नहीं है। तो साइबर फ्रॉड एक नए क्राइम पैटर्न के तौर पे इमर्ज हुआ है, जिससे निपटने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। और उस प्रयास में सफलताएं भी मिल रही हैं, बट इट्स अ लॉन्ग रन। जी। फ्रॉड और साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए जो भी मशक्क़त लगती है, तैयारी लगती है, उस पर जो भी एफर्ट्स लगते हैं, उसके बारे में तो बात करेंगे हम। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि इतना जो आपका हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब एक फ्रॉड होने से लेके कोई भी क्राइम होने तक, ऊपर से फ्रॉड अवेयरनेस करना है, जन जागृति करना है, उसके बाद में आपको साइबर फ्रॉड पे भी ध्यान देना है, तो आप कैसे अपने फिज़िकल फिटनेस पे इतना ध्यान देते हैं? मतलब आई एम वेरी सरप्राइज कि सर इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी आप इस पे काम कर रहे हैं, हमें दिख रहा है। तो आई नो इट इज़ वेरी पर्सनल, बट सर क्या आप हमें बताएंगे कि इसका राज क्या है आपके फिटनेस का? नहीं, ऐसा कोई बड़ा राज नहीं है। देखिए, ये तो आप भी समझते होंगे और मैं भी मानता हूँ कि पुलिस मैंस लाइफ इज़ प्रेटी बिजी एंड प्रेटी टफ। जी। लेकिन अगर आप फिजिकली फ़िट नहीं हैं तो प्रॉबेबली आप अपने जॉब के साथ वो जस्टिस भी नहीं कर पाएंगे। उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए फिजिकली एंड मेंटली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, और दोनों में बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन भी है। मेंटल फिटनेस
से ही फिजिकल फिटनेस आती है, और फिजिकल फिटनेस इवेंचुअली कन्वर्ट्स इनटू मेंटल फिटनेस। तो अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, थोड़ा व्यायाम करें, बस सिंपल रूल्स हैं, कोई भी फॉलो करेगा ही विल बी फिट। सो व्यूअर्स, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपको मेंटल बैलेंस करना है तो आपके लिए आपको फिजिकल बैलेंस करना ज़रूरी है। अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और अपने सेहत पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। एक सर और बिफोर फ्रॉड के बारे में मैं आपको कुछ पूछूं, एक पर्सनल सवाल पूछता हूं कि अज्यूमिंगली मॉर्निंग 9 टू, आपका तो शेड्यूल बहुत ही एक्टिव है कि 9 o'clock अगर आप शुरू करते हैं अपनी ड्यूटी और अगर आप रात को 8 बजे घर जाते हैं, तो आप जब भी अपनी ऑफिशियल वर्दी उतारते हैं तो आपको फील कैसे होता है कि आप वर्दी उतारने के बाद भी डीआईजी रहते हैं या फिर आप घर में बच्चों के पापा बन जाते हैं, मैडम के हस्बैंड बन जाते हैं? तो हाउ डू यू देन रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? नहीं, देखिए, अब इस सवाल का जवाब भी थोड़ा रिलेटेड है आपके पिछले सवाल से। फिटनेस, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत आवश्यक है कि यू शुड ऑलवेज अलाउ योरसेल्फ सम मी टाइम। जी। तो नहीं तो फिर बर्नआउट होने लगता है। तो एक बार जब वर्दी उतरी तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन घंटे 1.5 घंटे वो करूँ जो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो। हालांकि फैमिली इज़ अ चैलेंज बिकॉज ट्रांसफरेबल जॉब में हमेशा फैमिली को आप अपने साथ नहीं रख सकते। जी। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई का इशू होता है, और इफ़ यू हैपन टू हैव अ वर्किंग वाइफ तो वो एक और इशू हो जाता है। फिर भी अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं। जी। इवन इफ़ यू हैव अ पेट, तो आई ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ एनीबडी हु इज़ क्लोज बाय। नहीं तो फिर कभी म्यूज़िक सुन लिया, पिक्चरें देख ली, आई लाइक रीडिंग बुक्स, वो। बट देयर हैज़ टू बी सम मी टाइम जिसमें आप अपने आप को बर्न आउट होने से बचा सकें। जी, वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज अगर आप मी टाइम नहीं निकालेंगे, अपने आप को रिजोनेट नहीं करोगे, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, बिकॉज बर्नआउट इज़ एन इशू विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर वर्क दैट यू डू। सो थैंक यू सर फॉर दैट टिप। सर, सो जैसे आपने अभी अपने थोड़ी देर पहले बताया कि साइबर फ्रॉड ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है अभी इस NCR रीजन में। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक गाज़ियाबाद, आपने आई थिंक पिछले कॉन्वर्सेशन में भी बताया था कि गाज़ियाबाद भी एक हब बन रहा है। तो आपके नज़र में ये जो फ्रॉड लैंडस्केप है कितना बड़ा है यहाँ पे NCR रीजन में, गाज़ियाबाद रीजन में कितना बड़ा है ये? देखिए, गाज़ियाबाद के रीजन में तो मैंने आपको बता ही दिया है, गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है इन यूपी। बट अगर आप एक कंट्री लेवल पे ही बात करें, मेरे पास NCRB का डेटा है जिसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब 86,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी साइबर फ्रॉड का शिकार हुई, और उसमें मेनली जो गड़बड़ियाँ हुई, जो फ्रॉड हुए, वो इंटरनेट बैंकिंग को लेकर के हुए। ओके। उसी तरह से UPI पेमेंट को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब 29,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए, इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ रुपीज़। तो आप देखिए कि ये वॉल्यूम इतना बड़ा है कि जो छोटा मोटा पेटी क्राइम, अब तक पुलिस परेशान रहती थी कहीं रॉबरी और इस तरह के केसेस से, थेफ्ट के केसेस से, उसमें आप उसका टोटल वॉल्यूम भी देखेंगे तो इट इज़ पिटेंस एज़ कम्पेयर टू द साइबर फ्रॉड, जिसमें वो पैसा जो जाता है। तो इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, विक्टिम्स का नंबर्स इतना बड़ा है, जो राशि उसमें जाती है उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि वो आज पुलिस के लिए चैलेंज नंबर 1 है, कंसिडरेशन नंबर 1 है। तो उस पर बात करना और उसकी रोकथाम के लिए स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत सरकार ने भी इसकी तरफ बहुत ध्यान दिया है, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसकी तरफ बहुत सारा ध्यान दिया है। बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिनके बारे में आप आगे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ प्रायोरिटी नंबर 1 फॉर एवरी सिक्योरिटी एजेंसी, स्पेशली पुलिस। काफ़ी कॉन्वर्सेशन में हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ही एक नासूर सा एक प्रॉब्लम बन रहा है, जो नॉट ओनली NCR बट पूरे देश के लिए ये बड़ी समस्या बन चुका है। सर, अगर हम इसको डीप डाउन देखना चाहेंगे तो क्या ये इंडिविजुअल करते हैं या ये नेटवर्क है या कोई उसको कार्टेल चला रहा है ये साइबर फ्रॉड का? बिकॉज पहले अगर हम ड्रग्स की बात करते थे या गोल्ड की बात करते थे तो ये कार्टेल होता था जो साथ में काम करता था। बट अभी जो बातें निकल रही है फ्रॉड्स की, UPI फ्रॉड की, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड की, ये कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स फ़ोन करते हैं। तो क्या ये इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है, ये पूरा नेटवर्क है ये पूरा फ्रॉड का? देखिए, जब ये शुरुआत इसकी हुई थी तो इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व थे। अब धीरे धीरे इट्स बिकम अ कार्टेल, जैसा आपने कहा।
अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं जहाँ पे इस तरह के कार्टल्स बैठे हैं। कई रीजन्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे राजस्थान में नूह के पास का एरिया है, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, कई ऐसे रीजन्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पे इस तरह के कार्टल्स बैठे हैं और वहाँ से लगातार बदमाशियाँ हो रही हैं, वहाँ से लगातार फ्रॉड्स और स्कैम्स किए जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी कहना चाहूँ कि इतना वाइड स्प्रेड है कि कुछ जगहों को अभी हम चिन्हित कर पाएँ। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनका अभी आइडेंटिफिकेशन बाकी है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो अपीयर होते हैं एज इंडिविजुअल्स, बट उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब इंडिविजुअल्स का रोल साइबर क्राइम से ख़त्म हो गया है। अब जब भी हम कोई केस वर्कआउट करते हैं, वी ऑलवेज फाइंड अ गैंग, उस गैंग के पीछे कोई ना कोई कार्टेल है। तो इट्स अ वेरी डीपली रूटेड मैलिस जिसको आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो ये जो कार्टेल है या फिर जो इंडिविजुअल भी इवेंचुअली कार्टेल के पीछे छुप के काम करते हैं, ये किसको टारगेट करते हैं? इंडिविजुअल माने एक यंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं या फिर एजेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं? ये लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आपने बहुत ही रेलिवेंट सवाल किया है। हम लोगों ने भी इस बारे में एक स्टडी की थी कि हम सबसे वल्नरेबल टारगेट ग्रुप कौन सा है। जी। जो बात निकल के आई उसमें हमने ये देखा कि जो एल्डरली पीपल हैं, जिनकी एजुकेशन थोड़ा पहले की है एंड हु आर नॉट सो वेल वर्स्ड विथ डिजिटल पेमेंट और डिजिटल वर्ल्ड, उनको काफ़ी वो बहुत शिकार बनते हैं। उनके पास यूजुअली स्पेयर मनी भी होता है एज सेविंग्स ओल्ड एज के लिए, तो दे आर द बिगेस्ट विक्टिम्स। सेकंड, 18 से 35 साल के जो यंग एडल्ट्स हैं, जो थोड़े इम्पेशेंट होते हैं या जिनका अभी अवेयरनेस लेवल उतना हाई नहीं है, सेकंड ग्रुप इज़ दैट। तो इस तरह से आप देखें कि 18 से 35 के बीच में प्रोबेबली इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। जी। एल्डरली मिला लीजिए तो मतलब काफ़ी बड़ा एक हिंदुस्तानी पॉपुलेशन का जो एक डेमोग्राफी है वो विक्टिम है। जी सर, अगर इन्हीं अभी यूज़र ग्रुप में अगर हम लोग डीप डाउन जाते हैं, तो जैसे अगर मैं पर्सनल एक बात करूँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस वाले फ़ोन आते हैं कि सर आपका इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है, आप इसको रिन्यू कर लीजिए इस लिंक पे जाके। जब मैं देखता हूँ कि जेन्युइनली मेरा इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है, बट ये जो लिंक है या फिर जो इन्होंने मैसेज भेजा है कुछ मुझे अलग सा लग रहा है। तो मैंने जब ये इंश्योरेंस कंपनी में फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि हम कभी किसी एजेंट को नहीं देते कि आप इंश्योरेंस रिन्यू करा लो, तो आप एक बार उस लिंक का जांच पड़ताल कर लीजिए, देख लीजिए वो सिक्योर लिंक है या नहीं, उसके बाद ही एक्ट कीजिए। जबकि फ्रेटर्निटी में, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रेटर्निटी में पता है कि इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं, अवेयरनेस करने की बहुत कोशिश हो रही है, बट ये जो चीज़ें हैं कि आप लिंक खुद चेक कर लीजिए एक बार, ये सब सोच रहे हैं कि हमने खुद ने चेक करना चाहिए ये। बट आपके हिसाब से ऐसी कौन सी स्टेप्स है जो इंडिविजुअल या एजेड लोगों ने लेने चाहिए कि चेक कर लो, बट समझ नहीं आता है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ये सच है या झूठ है या जेन्युइन है नहीं है, कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही रेलेवेंट इशू उठाया है कि हम कैसे अपने सिटीजन्स को अवेयर करें कि वो ऐसी गलतियां ना करें जिससे उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सके। अभी जो आपने इंश्योरेंस का एक मुद्दा उठाया है, मैं आपको बताऊं कि अभी इसी जनपद में मुश्किल से 3 महीने पहले की बात है, इसी तरह का एक वाक़या हुआ जहां एक इंश्योरेंस कंपनी की कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने एक कंपनी हायर कर रखी थी जिससे डेटा वो शेयर करते थे। जी। वहाँ जो 2 एम्प्लॉय काम करते थे उन्होंने वहाँ से वो डेटा स्टील किया और उसके बाद वो कंपनी की नौकरी छोड़ दी और अपना एक गैंग बना करके उन्होंने ऐसे कई विक्टिम्स को कॉल किया। उनके पेपर्स उनके पास थे। अगर कोई आदमी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे बात कर रहा है, नेचुरली वो एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर लेगा आपके साथ। उसके बाद वो उसको ल्योर ये करते थे कि साहब आपके इंश्योरेंस में तो ये ख़त्म होने वाला है, वी विल रिन्यू इट, कम पैसे में रिन्यू कर देंगे, ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। उस तरीके से लोग झांसे में लेते थे। कुछ लोगों को कहते थे कि साहब अब आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, हमारे पास इससे बेहतर पॉलिसी है। तरह तरह के उनके प्रलोभन दे करके उन्होंने कई लोगों को विक्टिम बनाया। एंड द गैंग वर्कड अक्रॉस 4 स्टेट्स। ओके। 4 स्टेट में उनका नेटवर्क था। हमने जब उनको पकड़ा तो उनके पास से 26 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए, दुनिया भर के ATM कार्ड्स और इंश्योरेंस के पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें, कई गाड़ियाँ उनके पास से बरामद हुई। जो रिकवरी भी थी वो करीब कैश रिकवरी तो कम थी, 2-2.5 लाख रुपए थी, लेकिन जो उनका टोटल अमाउंट समझ में आया वो करीब 4-5 करोड़ रुपए का था। दैट ऑल विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, ओके। तो अब इससे बचने का तरीका देखिए, देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट एवरीबडी हैज़ टू टेक। जी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब ये एक नया चलन है कि अब हमारी बहुत सारी पर्सनल लाइफ एक पब्लिक डोमेन में है।
फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम ऐसे साइट्स हैं जहाँ हम कुछ भी पोस्ट करने के पहले सोचते नहीं हैं। जी। कई बार उसमें गलती से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी पोस्ट हो जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है कि हाउ मच टू शेयर विद अदर्स, नंबर 1। दूसरा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप कभी दूसरे से शेयर मत करिए। बहुत लोग आपसे OTP, पिन या CVV, बहुत इस तरह की चीज़ें मांगी जाती हैं, वो मत दीजिए। आप फ़ोन से अपना काम करते हैं, फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखिए, फ़ोन में जो पासवर्ड है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए। किसी भी अननोन आदमी से आप कोई भी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन साझा मत करिए। कई ऐसे फ्रॉड्स, अब तो नए नए फ्रॉड्स हम लोग देख रहे हैं, आपके पास तरह तरह के लिंक आते हैं। कोई भी APK जो फाइल होती है उसको डाउनलोड आप वैसे मत करिए अगर अननोन फाइल है तो। अभी एक नया सिस्टम आया है, अब मैं लोगों के अवेयरनेस के लिए बस बताना चाहता हूँ। आज ही मैं देख रहा था YouTube पे, कॉल मर्जिंग के थ्रू साइबर फ्रॉड हो रहा है। कोई व्यक्ति आपको कॉल करेगा और आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है जो उसने कहीं किसी पब्लिक डोमेन से उठाई है। वो आपसे बहुत दोस्ती की बातें करेगा, आपको भी लगेगा कि हमारे बारे में जानता है, हमारा मित्र हो सकता है। फिर वो अपनी कोई बात बताएगा कि साहब मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो कुछ पैसों की ज़रूरत है, और मुझे फ़लाँ आदमी ने कहा। वो किसी तीसरे आपके किसी बहुत ही अच्छे जानकार का नाम लेगा, मे बी योर फादर, योर फ्रेंड, कि उन्होंने कहा है आपसे बात करने के लिए और मैं भी उनको कॉल पे लेता हूँ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बिकॉज आपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया हुआ है, उनको क्यूज मिल गए और उसको लिंक कर दिया। उस क्यूज से उन्होंने शुरू कर दिया जी। तो फिर और वो कॉल मर्ज करेगा, वो आपको पैरेलल लाइन पे लेगा, उधर से अननोन वाइल टॉकिंग टू यू जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसके थ्रू उसने आपके बैंक के उसको एक्सेस कर लिया है। नाउ द ओनली थिंग, आपको अब आजकल तो ये प्रचलन हो गया कि बैंक भी आपको बैंक सर्विसेज जो है वो OTP पढ़ के बता देती हैं। जी। तो जब वो कॉल मर्ज कराता है तो वो आपका दोस्त नहीं है, तो आपको जो दूसरा कॉल आ रहा होगा वो किसी अननोन नंबर से आएगा। तो आप कहेंगे साहब ये तो हमारे फादर का नंबर, बट तो नए नंबर से क्यों करें? अरे नहीं साहब, उनके पास वो फ़ोन था नहीं तो किसी बगल वाले के फ़ोन से कर लिया है। आप बस वो मतलब उठा लीजिएगा वो जैसे फ़ोन। अब आप वेट कर रहे हैं कि आपके फादर कॉल पे कुछ बोलेंगे या आपके फ्रेंड कॉल पे कुछ बोलेंगे, बट वो बैंक बोल रहा है आप OTP विच ही इज़ लिसनिंग। उसके बाद जैसे ही आप अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे वो कॉल काट देगा OTP के पास आते ही। तो कई नए नए तरह के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विथ व्हाट इज़ हैपनिंग, किस किस तरीके से नए साइबर फ्रॉड्स सामने आ रहे हैं और उनसे कैसे बचना चाहिए। जो बेसिक जो स्टेप्स हैं वो यही हैं। जी। सो ये जो आपने कॉल मर्जिंग की भी बात की, उसमें से मुझे और एक क्यों मिला कि अभी एक नया फ्रॉड जो आ रहा है डिजिटल अरेस्ट का। ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए? देखिए, डिजिटल अरेस्ट भी बहुत प्रिवलेंट हो रहा है, हालांकि अब तो उसके बारे में अवेयरनेस काफ़ी फैलाई लोगों ने। कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके आपसे कह सकता है कि साहब आपके बारे में तो FIR दर्ज हो गई है। जो व्यक्ति आपसे बात करेगा, इफ़ ही मेक्स ए वीडियो कॉल, तो आप देखेंगे कि वो कैप लगा के बैठा है, वो पुलिस की वर्दी में है। आपको पूरी तरह से विश्वास दिला देगा कि ही इज़ फ्रॉम सम पुलिस स्टेशन, सम पुलिस ऑफिसर, और फिर आपको वो थ्रेट करेगा कि भाई आपके बारे में ये कंप्लेंट आई है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एक बेसिक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो रेड फ्लैग्स होते हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे आप बचेंगे, किन किन चीज़ों से। जब भी आपको कोई अर्जेंसी सामने वाला दिखाए, आपको टाइम न दे, बोले साहब बहुत अर्जेंट है, या किसी तरह का कोर्सन हो कि भाई आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप हेल्प लेना चाहेंगे तो आपको हेल्प लेने से मना कर देगा, इस तरह के सर्टेन रेड फ्लैग्स हैं जिनको जैसे ही, या कोई सिंपैथी दिखाता है। बहुत ऐसे भी डिजिटल अरेस्ट के अलावा बहुत ऐसे भी मामले आते हैं जो आपका कोई जानने वाला बन के बोलेगा साहब सिंपैथी आपका इवोक करेगा। देयर आर सम इसी मामले में जो सेक्सटोर्शन के जो इशू, रोमांटिक कुछ आपको प्रपोजल मिलेगा और एक बार आप फंसे नहीं कि फिर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। सो रेड फ्लैग्स सर ने बताया हमें कि अगर कोई आपको पुश कर रहा है कि अभी के अभी आप चीज़ें करो, इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर यू। कोई आप पुश कर रहा है कि अभी के अभी आप पैसे दे दो, अभी के अभी आप डॉक्यूमेंट दे दो, तो इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। और देखिए रेड, और ये सिर्फ आपको सिर्फ कॉर्सन से नहीं हुआ कि भाई आप पे दबाव डाल के पैसे ले लिए जी। आपकी सहानुभूति, आपके साथ प्यार मोहब्बत, आपके किसी भी तरीके से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके भी आपसे पैसे डलवाए जा सकते हैं। जी, मतलब वो इतना आपसे बात करेंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और आपको फिर सहानुभूति से आपकी सारी और जानकारी, फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी आपसे ले लेंगे। सर एक टॉपिक पे आपने टच किया था सेक्सटॉर्शन के बारे में। आजकल ये जो चीज़ हो रही है हमारे साथ कि किसी ने वीडियो कॉल कर दिया, फिर पीछे से अगर 2-3 सेकंड किसी ने कुछ क्लिप दिखा दी, न्यूड क्लिप दिखा दी, उसको लेके ही लोग बहुत आजकल मतलब लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। तो सर इसके बारे में मतलब
केसेस सामने आते हैं, केसेस सामने नहीं आते, लोग बात करते हैं नहीं करते, या फिर पैसे चले जाते हैं उसके बाद रिपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस एक्सटॉर्शन के मामलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इट इज़ वेरी वेरी अंडर रिपोर्टेड। बहुत सारे लोग आउट ऑफ शेम पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं करते। जी। बट मैं आपके चैनल के मार्फत ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई शेम नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात हो, दे शुड ऑलवेज एंड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट पुलिस अथॉरिटीज़। क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात है भी तो इस बात को पूरी तरह से गोपनीय भी रखा जाएगा और आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी। किसी वजह से अगर आप उसका विक्टिम बन ही गए हैं तो इसको छुपाने की कोई बात नहीं है। सामने वाले ने आपके साथ बदमाशी की एंड इट शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। सो सर, आपने जैसे बोला कि अगर कोई भी सिचुएशन हो तो प्रोएक्टिवली आके बात करनी चाहिए अथॉरिटीज से, पुलिस से। सो ऐसा कौन सा जरिया है सर जहाँ पे लोग आपसे बात कर सकते हैं? इज इट वॉकिंग टू द स्टेशन और देयर इज अनदर वे वेयर आई डोंट वांट टू वॉक इनटू पुलिस स्टेशन बिकॉज लोग बोलेंगे कि पुलिस स्टेशन में क्यों जा रहा है, क्या नहीं, देयर आर सेवरल वेज। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि इस हमारे स्टेट में एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ अ साइबर हेल्प डेस्क। Okay. सारे थानों में आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपका साइबर रिलेटेड कोई इशू है, वहाँ पे साइबर हेल्प डेस्क है, वहाँ पे आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। वहाँ पे एक टीम है जो आपकी मदद के लिए लगातार तत्पर रहेगी। Okay. यदि केस रजिस्टर करने की बात है, मुकदमा भी तत्काल लिखा जाएगा। उसी प्रकार हर ज़िले में एक साइबर थाना भी है। Okay. अगर केस का नेचर थोड़ा बड़ा है, उसका जुरिडिक्शनल कोई इशू है, तो वो साइबर थाने में रिपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा आप घर बैठे भी 1930 जो साइबर हेल्पलाइन है जी, उस पर जैसे ही आपके साथ कोई फ्रॉड होता है आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और देयर इज़ अनदर पोर्टल cybercrime.gov.in, जी, वहाँ भी आप अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। इन सारी जगहों पे जैसे ही आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो जो गोल्डन आवर का रूल है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो तत्काल अपने काम पे लग जाती हैं और आपका पैसा बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपके साथ दुर्घटना होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो मैं फिर से इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि आपके साथ जब भी कोई घटना हो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं, जो भी जगहें बताई हैं, डू नॉट फील एनी शेम, डू नॉट फील एनी फियर, इमीडिएटली रिपोर्ट। सो सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले 1930 पे आप कॉल कीजिए और अपनी समस्या बताइए। दूसरा, cyberhelp.government.in पे आप जाइए और अपनी समस्या रजिस्टर कीजिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। सर, एक चीज़ इसकी थोड़ा डीप और जाते हैं हम, ये जो फ्रॉडस्टर है इनकी साइकोलॉजी क्या होती है? ये क्यों इस तरह के गुनाह करते हैं या फिर स्कैम करते हैं? इज़ इट बिकॉज कि उनको पैसे की लत लग चुकी है, पैसे इजी मिल रहे हैं उन्हें, या विक्टिम बहुत ही अनप्रिपेयर्ड है और उनको इजी मनी दिख रहा है इसलिए कर रहे हैं, या फिर कुछ अलग ही दिमागी बीमारी है इन साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ में? देखिए, मेनली तो पैसा ही मोटिवेशन होता है, क्विक गेंस। उनको लगता है कि ऐसा करने से बहुत कम मेहनत में, उनको कहीं जाना नहीं है, कहीं कोई वेपन का यूज़ नहीं करना है, तो उनको लगता है कि ये सबसे आसान काम है पैसा निकालने का। तो क्विक गेंस, क्विक एंड ईजी गेंस, मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। कई लोग सिर्फ मज़े के लिए भी करते हैं, उनको लगता है कि ऐसा करने से, और मेरे ख्याल से कई साइबर क्राइम की शुरुआत सिर्फ एक प्रैंक से होती है एंड इवेंचुअली इट गेट सीरियस। बहुत लोग जब उसको सीरियस लेवल पे ले जाते हैं, व्हेन दे स्टार्ट टू रियलाइज़ कि भाई प्रैंक में हमने इसको बेवकूफ़ बना लिया तो अब इसके साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो दूसरा मोटिवेशन वो होता है। और तीसरा, जो हमारे विक्टिम्स की का जो इनोसेंस है या जो इग्नोरेंस है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ मोटिवेशन फॉर देम। सर, आपने कुछ केसेस के बारे में बताया जहाँ पे लैंड रिलेटेड कुछ फ्रॉड हुए थे। आपके कुछ नॉलेज में जो रिसेंट केसेस हुए थे उसके बारे में कुछ आप बात कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास साइबर फ्रॉड के केसेस सामने आए थे और आपने उनको क्रैक किया था, और विक्टिम को आपने कैसे सपोर्ट किया था? देखिए, जैसे मैंने भी आपको वो इंश्योरेंस केस के बारे में बताया, वैसा ही अभी एक और केस हमारी जानकारी में आया था जिसमें दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग केस। उसमें क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई ऐसा लिंक आया जिसमें उनको मोटिवेट किया गया कि ये एक शेयर ट्रेडिंग का ग्रुप है, बहुत ही ट्रस्टेड ग्रुप है, और आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और शेयर्स में पैसा लगाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसमें अपने आप को शामिल कर लिया और शुरुआत में कुछ पैसा लगाया, उनको रिटर्न्स भी आ गए, स्मॉल पे ऑफ्स शुरू में आ गए। उनको ये आइडिया नहीं था कि उस ग्रुप में जितने भी लोग थे वो सब फ्रॉडस्टर्स थे। सपोज अगर वो 50 लोगों का ग्रुप था तो इट वाज अ होल ग्रुप ऑफ फ्रॉडस्टर्स। जब वो पैसा लगाते गए फिर उनको बाकी लोगों ने भी अपने अपने गेंस के बारे में उस ग्रुप में लिखना शुरू किया। करेक्ट। और ये कहा कि मैंने तो फलां में लगाया था तो इतना रिटर्न आ गया, फलां में लगाया था तो इतना रिटर्न आ गया। इवेंचुअली ही वाज मोटिवेटेड टू पुट इन मोर मनी।
थोड़ा और बड़ा सम लगाया उन्होंने तो उसका थोड़ा स्मॉलर पे ऑफ आया, लेकिन आया। वो और मोटिवेट हो गए, उनको और बाकी जगहों के जो कमेंट्स थे पढ़ के उनको लगा कि भाई अब बीएस में तो लगाना बहुत अच्छा है। उन्होंने एक बार मोटिवेट होकर भारी सम लगाया, उसके बाद वो सारा पैसा चला गया और ग्रुप वॉज डिलीटेड। समझ गया। फिर मैंने आपको एक कॉल मर्जिंग का किस्सा बताया, वो इंश्योरेंस का। तो इस तरीके से, और बाकी जो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जो मामले हैं जिसमें आपके सीवीवी को लेकर के या डिजिटल पेमेंट को लेकर के जो फ्रॉड होते हैं वो तो बहुत ही रैम्पेंट है एंड बहुत ही रेगुलर है। और उसके विक्टिम, जैसा मैंने बताया कि ऐसे इनोसेंट लोग बनते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अकल भी नहीं है। डिजिटल पेमेंट तो करना आता है उनको, बट उससे प्रोटेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। और आप जानते हैं कि कोविड के बाद से डिजिटल पेमेंट जो है हिंदुस्तान में एक नॉर्म बन गया है जी। किसी भी इवन द स्मॉलेस्ट बिजनेसमैन के पास भी डिजिटल पेमेंट का जरिया है। ठेले वाला है उसके पास भी है, रिक्शे वाला है उसके पास भी है। तो अब इतना वाइड स्प्रेड डिजिटल पेमेंट का इशू का सिस्टम बन चुका है, बट उसके कमेंसुरेट उनके पास डिजिटल अवेयरनेस नहीं है। ये जो गैप है इसका फ़ायदा ये फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं। सर, अगर हम डिजिटल अवेयरनेस की बात करें तो क्या किसी ने कोई कोर्स करना चाहिए डिजिटल अवेयरनेस का कि हम अपने को कैसे बचाएं, या फिर आदमी या कोई भी इंसान या कोई भी कस्टमर या कोई भी जो यहाँ पे फ्रॉड में फंस सकते हैं, उन्होंने क्या बेसिक स्टेप्स लेने चाहिए? कि बहुत बड़ा कोर्स करना चाहिए कि बेसिक स्टेप्स भी फॉलो करें तो? नहीं, देखिए, अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। तो राइट फ्रॉम बेसिक स्टेप्स टू बिगर स्टेप्स, उसका कोई अंत नहीं है। जिसके पास जितना समय हो उतना अपने आप को अवेयर कर ले, बट तो बेसिक स्टेप्स जो मैंने बताया वो फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। एक गोल्डन रूल आप ये समझ लिए कि जिस चीज़ को आप वेरीफाई न कर पाएँ उस पर ट्रस्ट मत करिए। देखिए, आने वाले ज़माने में अभी AI जनरेटेड चीज़ें भी हो रही हैं जी। आपकी राइटिंग मिमिक हो सकती है, आपकी आवाज़ को मतलब की नकल की जा सकती है, आपकी भाव भंगिमा, आपका हुलिया, एवरीथिंग कैन बी जनरेटेड थ्रू AI। अब आप सोचिए कि डीप फेक वीडियोज़ सर्कुलेट हो रहे हैं जी। कई लोग आपकी आवाज़ को इम्पर्सोनेट करके आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा कि आपका बहुत ही क्लोज जानने वाला है, और चूंकि आपका काफ़ी सारा डेटा उनके पास होगा, पर्सनल डेटा, तो आपको किसी न किसी तरीके से विश्वास दिला भी देंगे कि आपको बहुत पुराना जानने वाला है। ऐसे भी कई केसेज आए कि आपको लगता है कि आप अपने किसी पुराने जानने वाले से बात कर रहे हैं जो एक्चुअली वो होता नहीं है, और उसके ट्रस्ट में आकर के आपने उसके साथ इन्फॉर्मेशन भी साझा की और पैसे भी उसको दे दिए। तो आने वाला समय तो और भी चैलेंजिंग है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। अभी तो हम बेसिक स्टेप्स की बात कर रहे हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया कॉल मर्जिंग का जो एक नई टेक्निक अभी जो आई है उसमें इन बेसिक स्टेप्स से भी शायद फ़र्क ना पड़े। तो बेसिक बात ये है कि ट्रस्ट का इशू है। आप किसी भी ऐसे अनऑथराइज्ड आदमी पे, अनऑथराइज्ड एजेंसी पे ट्रस्ट ना करें। डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग विच यू कैन नॉट वेरीफाई, सिंपल रूल। सर, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हम जैसे अवेयरनेस की बात करते हैं तो जो जेन्युइन सर्विसेज वाले जो लोग होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, आपके लोन वाले हो गए या इंश्योरेंस वाले हो गए, वो भी यहाँ पे सफ़र करना शुरू कर दिया बिकॉज नॉर्मल जनता को इस पर ट्रस्ट नहीं होता है कि ये शायद स्पैम का होगा। किसी को व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि आपका लोन अमाउंट बढ़ चुका है या फिर आपको एक टॉपअप ऑफर मिल रहा है, तो लोग उसको भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जब भी मार्केट में बात करते हैं तो हम बोलते हैं लोगों को कि आप उस अकाउंट का वेरिफिकेशन देख लीजिए। अगर व्हाट्सएप की बात करें तो अगर वहाँ पे ब्लू टिक है तो वो वेरीफाइड अकाउंट है, तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। सो क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने आई है कि ये वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, या फिर आप HTTPS जो लिंक में होता है वो देखना ज़रूरी है? क्या आपने कभी लोगों को ऐसे बताया और लोगों ने एग्री नहीं किया है कि यार ये तो आप पता नहीं आप क्या बोल रहे हो? नहीं, देखिए, बताने पे लोग एग्री तो करते हैं, सुनते हुए, लेकिन फॉलो कितना करते हैं दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। लोग कई बार हड़बड़ी में होते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं जी। और उस समय अगर किसी ने उनको कोर्स किया या किसी भी तरह का छोटा मोटा प्रेशर भी अप्लाई किया, डेडलाइन टाइप का ही कुछ अप्लाई कर दिया प्रेशर, तो उसके विक्टिम बन जाते हैं। तो देखिए, मैं एक बात यहाँ जो साइबर फ्रॉड का जो सबसे बड़ा नुकसान जो हमारी सोसाइटी को झेलना पड़ रहा है, विच आई वुड से इज़ उसके रिपरकशंस, फाइनेंशियल रिपरकशंस ज़्यादा हैं, वो है इरोजन ऑफ ट्रस्ट। जो बात अभी आप कह रहे हैं जी, किस पे भरोसा किया जाए। अब देखने में जो चीज़ सीमिंगली आपको ऑथेंटिक लग रही है, कोई बैंक की साइट आपको ऑथेंटिक लग रही है, कोई फ्रेंड आपको ऑथेंटिक लग रहा है, कोई कंपनी आपको ऑथेंटिक लग रही है, कोई सेलिंग साइट आपको ऑथेंटिक लग रही है, वो एक्चुअली ऑथेंटिक है कि नहीं, आपका ये ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जी। दूसरा, सच किसको माने, ट्रुथ। जी।
ट्रुथ इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज। अब AI तो कैन जनरेट मोर रियल पिक्चर्स दैन द एक्चुअल रियल। आप देखिए yes. ये भी है। यस तो अब आपका सच भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपका ट्रस्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और समय का प्रॉब्लम तो रहता ही है कि वो डेडलाइन आपको ऐसे दीजिएगा, आपके पास इतना कम समय होता है अपने आप को बचाने का। वंस द मनी इज़ गॉन, आपके पास घंटा 2 घंटा इससे ज़्यादा नहीं होता है, और अगर आपने उसमें रिपोर्टिंग में समय चला गया या किसी वजह से आप समय से रिपोर्ट नहीं कर पाए, देन यू आर टोटली कॉम्प्रोमाइज। तो ये जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की, वो तीनों कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। इसके रिpercussions, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल रिpercussions नहीं, उससे भी ज़्यादा। इसीलिए लोगों को अवेयर होना, उनको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम अभी और बढ़ेगी। और आने वाले समय में जब हम AI की बात कर रहे हैं, डीप फेक वीडियोज़ की बात कर रहे हैं, मिमिकिंग की बात कर रहे हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तमाम नए नए टूल्स आ रहे हैं, तब ये कहाँ जाएगा अगर लोग अवेयर नहीं हैं? ये तो मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है। जी, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है सर, कि रीआइट्रेट कर रहे हैं हम लोग पॉइंट्स को, कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या आप ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो, फॉर एग्जांपल सेक्सटॉर्शन इज कंसिडर्ड द डेरोगेरिस्ट क्राइम इन दिस स्पेस। अगर आप कोई भी सिचुएशन में फंस रहे हो तो सबसे पहले आपने अथॉरिटी से बात करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जो 1 या 2 से ढाई घंटे का जो विंडो है जहाँ पे आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं या फिर जो आपका जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकता है, वो इनिशियल रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप जब बात करोगे तो आप अथॉरिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको सेफ गार्ड करे या फिर आपके पैसे वापस लेके आए, मगर अगर आप बात ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है। इसका रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि आप 1930 पे कॉल करो, रिपोर्ट करो, ताकि आपका जो भी लॉस हुआ है वो हम रिकवर कर पाए, अथॉरिटीज़ रिकवर कर पाए। सो सर, हमने तो अभी अवेयरनेस की बात बहुत कर ली कि लोगों ने कैसे अवेयर करना चाहिए, बट जब भी केसेस आपके सामने आते हैं और आप उनको डिलीजेंटली, दिल से और ऑथोरिटेटिवली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस सामने आते हैं? कि लोग कॉपरेट करते हैं, नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, नहीं देते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि कॉपरेट कैसे करना चाहिए पब्लिक ने? अगर आपको उनको जेन्युइनली हेल्प करना है, उनको जेन्युइनली उनके प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं या उनके पैसे रिकवर करवाने हैं, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अभी जो आपने ये सवाल किया है, इसको मैं पिछली बात से भी रिलेट करूँगा। डिस्ट्रस्ट फॉर अथॉरिटीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके। लोग जल्दी अथॉरिटीज़ को, जो भी उनकी मदद के लिए भी अथॉरिटीज़ खड़ी हैं, उनसे अपना दुख दर्द शेयर करने में लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है। इट इज़ ए इशू ऑफ ट्रस्ट। उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम जितना उनसे बात करेंगे, जितना लोग अवेयर होंगे कि ये सारी अथॉरिटीज़ हमारी मदद के लिए हैं, उतना अच्छा रहेगा। दूसरा, ये जो ह्यूमन बिहेवियर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, आप जानते हैं जी। उसको प्रेडिक्ट करना कि तमाम अवेयरनेस और तमाम लेक्चरिंग के बावजूद वो आदमी एक पर्टिकुलर मौके पे, एक पर्टिकुलर अल्योर की वजह से कैसे बिहेव करेगा, इस चीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे भी लगता है कि उसका सोल्यूशन यही है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको और जागरूक करें, तो शायद फ़र्क पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो साइबर फ्रॉड का जो रैकेट है, ये पूरा नेटवर्क, वो लगातार बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है। जी। नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ उनका सामना करना और उनसे एक स्टेप आगे रहना, दैट इज़ अनदर चैलेंज। अलग अलग एजेंसी जब काम कर रहे हैं तो आपस में डेटा शेयरिंग का भी एक इशू आता है। उसमें कई बार डिले होने की वजह से चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। ओके। और सबसे बड़ा इशू है जुडिशनल इश्यूज, क्योंकि साइबर फ्रॉड कहीं बैठा है, कहीं बैठ के कहीं का विक्टिम वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। पुलिस की अथॉरिटीज़ तो जुडिशनल लेवल पे काम करती हैं, बट साइबर फ्रॉड का कोई जुडिशनल डोमेन नहीं है। उसको हम कैसे कॉन्कर करें, उस पर लगातार बातचीत हो रही है। और वहीं पर डिफरेंट एजेंसीज़ के आपसी समन्वय की बात आती है, जिसमें थोड़ा सा अभी कहीं, वैसे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं उनको दूर करना भी एक चैलेंज है। तो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी फेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। ओके। तो सर, जो मैं कैच कर पा रहा हूँ कि जो आप जुरिडिक्शन वाले प्रॉब्लम बोल रहे हो, वो तो चलो अथॉरिटी लेवल पे आप सॉल्व कर पा रहे हो, बट एक विक्टिम के एंगल से अगर मैं देखूँ तो वो एक फ्रॉड करने वाले पे 2 मिनट में ट्रस्ट कर लेता है, अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है, बट जबकि जो अथॉरिटीज़ आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बैठे हुए, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये कितना लेजिटिमेट है एक विक्टिम के लिए, एक नॉर्मल पब्लिक के लिए, कि अथॉरिटी जो आपके हेल्प करने के लिए बैठे, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बट बड़ा फ्रॉस्टर को 2 मिनट में OTP देके अपने पैसे गंवा रहे हो। तो गाइस, आपको खुद को सतर्क रहना है। सर जैसे बोल रहे हैं, प्लीज़ ट्रस्ट द अथॉरिटीज़
एंड उनसे आप ट्रांसपेरेंटली अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, सारी डिटेल दीजिए ताकि वो आपको हेल्प कर पाए। अगर सर आई जेन्युइनली एग्री कि अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आप कैसे उसको आगे लेके जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये गाइस हमें काम करना है, हमें अपना ट्रस्ट इशू पे काम करना है, हमें अपना अवेयरनेस बढ़ाना है ताकि हम राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और सर राइट स्टेप ले पाए। आई मीन सर एंड द अथॉरिटीज विच आर इन्वॉल्व इन हेल्पिंग अस। सर एक मेटा लेवल पे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप जैसे हमने बात की कि अथॉरिटीज़ एंड जुरिडिक्शन का जो चीज़ आता है, क्या सेंट्रल लेवल पे या टॉप लेवल पे ऐसे कोई काम हो रहा है जहाँ पे आप अक्रॉस द स्टेट जाके, अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट जाके आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक से बात कर रहे हो, या फिर जो भी अथॉरिटीज़ पैसे में डील करती है, आरबीआई या फिर कोई भी सारी बैंक की अथॉरिटी होगा, उनसे बात करो, किस तरह से आप इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, ये जो इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय का जो इशू है, I4C जो हमारा एक पोर्टल है सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इन सारे इश्यूज़ पे काम कर रहा है और काफ़ी सारे इश्यूज़ को थ्रैश आउट किया भी गया है। जो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ थे, जो आपसी कोऑर्डिनेशन का अभाव था, वो चीज़ें धीरे धीरे अब लाइन अप हो रही हैं। और बाकी स्टेट लेवल पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप विक्टिम कहीं भी जा कर के करें, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो FIR। अब नए BNS में हमने उसको भी शुरू कर दिया है। आपके साथ घटना कभी भी कहीं की भी हो, इवन इफ़ देयर इज़ अ इशू ऑफ जुरिडिक्शन, आप कहीं भी जाकर के FIR करा सकते हैं, आपकी ज़ीरो FIR दर्ज कर ली जाएगी और जहाँ भी रेलिवेंट समझा जाएगा कि वहाँ से ज़्यादा अच्छी कार्रवाई होती, वहाँ भेज दी जाएगी। लेकिन विक्टिम को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस केस विल बी रिपोर्टेड एंड द एक्शन विल बी टेकन। ओके। और यहाँ पे बैंक्स और दूसरे जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ है या फिर जो भी स्टेट रन बैंक्स और सारे फाइनेंशियल सर्विसेज वाले लोग हैं, वो यहाँ पे फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? उनकी तरफ से कोऑपरेशन का कोई इशू नहीं रहता है। ओके सर, हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अभी थोड़ी देर पहले टच किया था कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के डेट में अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो हमारे काम में हम AI का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम मैसेजेस बनाते हैं, हम इमेजेस बनाते हैं, हम क्रिएटिव्स बनाते हैं, हम छोटे मोटे वीडियो बना लेते हैं, हम गाने भी AI से बनाना शुरू कर दिया है। आपने जब बताया कि AI इनेबल्ड जो फ्रॉड शुरू हुआ है अभी, जिसमें आवाज़ को डब करके लोगों को फ़ोन किया जाता है, या फिर कुछ आई थिंक सेक्सटॉर्शन में ये भी ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे AI से जनरेटेड वीडियो भेज चुके हैं, फिर उनका किसी ने वीडियो कैप्चर करके पीछे से कुछ ऊपर सुपर इम्पोज करके उनको वीडियो भेज दिया है, फिर पैसे उनसे हट रहे हैं। सो AI वाले जो केसेस सामने आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, किस नेचर के हैं और उससे कैसे बचा जाए? जैसा आपने बताया, AI वाले केसेस सेक्सटॉर्शन से भी रिलेटेड हैं या गेमिंग से रिलेटेड हैं जी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास किसी अननोन नंबर से शादी का कार्ड आया, आपने वो कार्ड जैसे ही खोला वो कार्ड देखने में इतना सुंदर है, आपने उसको खोला, थोड़ी देर उसको निहारा और आपके साथ घटना हो गई। तो AI से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं अभी तो मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव वो अनलिमिटेड है जी। AI के थ्रू कुछ भी, जैसे आपने कहा, एनी सॉर्ट ऑफ वीडियो, एनी सॉर्ट ऑफ वॉइस मिमिकिंग, एनी सॉर्ट ऑफ कुछ भी इस तरह का बना करके किया जा सकता है। उससे बचने का तरीका तो बस यही है कि किसी भी अननोन सोर्स से आप कोई चीज़ डाउनलोड मत करिए। अननोन सोर्स से भेजा गया कोई भी मैसेज आप इमीडिएटली मत खोलिए। आपका व्हाट्सएप या जो भी इस तरह के जो भी आप साइट्स पे जाते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन साझा मत करिए, इसके बारे में हम बार बार कहते हैं जी। अननोन लोगों पे ट्रस्ट मत करिए। अगर कोई आपको धमका भी रहा है तो आप बिल्कुल उससे डरिए मत। अपने फ़ोन का पासवर्ड स्ट्रांग रखिए, फ़ोन की सिक्योरिटी टाइट रखिए, उसका OS अपडेटेड रखिए। उसमें अगर कोई फायरवॉल या किसी तरह का एंटीवायरस का स्कोप है वो भी कर लीजिए। अपने आप को हर तरीके से फोर्टिफाई कर लें ताकि इस तरह का कोई, एंड सबसे बड़ी बात है जो एक ह्यूमन वीकनेस है, लालच, ग्रीड, या किसी भी तरह का ईजी गेन, अल्योरमेंट कि आपकी लॉटरी लग गई आपके पास, या आप इसमें इतना पैसा लगाई तो इतना गेन आएगा, टू गुड टू बी ट्रू सॉर्ट ऑफ स्कीम्स, इन चीज़ों से बचने का कहने का मतलब ये कि आप अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स को आगे मत करिए, अपने लॉजिक को आगे करिए। जी, मतलब किसी चीज़ के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं तब भी वहाँ पहुँच पाते हैं, और ये फ्रॉस्टर वही चीज़ हमें एक छोटी चीज़, आपकी ह्यूमन वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं जी। अगर आप अपनी ह्यूमन वीकनेस को एक्सप्लॉइट उन्हें नहीं करने देंगे तो इन 99.9% केसेस में आप बचे रहेंगे। सर, एक अलग तरह का चीज़ हमारे सामने आया, हमने मतलब हम तो रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं तो एक टास्क फ्रॉड करके कुछ हमने सुना है, हमें जानकारी नहीं है उस चीज़ की, क्या आप हमें बता सकते हैं उसमें क्या होता है? जी बिल्कुल, इसमें जो यंग एडल्ट हैं
उनको ज़्यादातर विक्टिम बनाया जाता है। नई उम्र के बच्चे जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मैं आपको इसके विषय में एक फ़र्रुखाबाद में हमने एक केस क्रैक किया था, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक गांव के कुछ बच्चों को, एक बच्चे के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि आपको ये सॉफ्टवेयर अपने पापा के फ़ोन में इंस्टॉल कर दीजिए, इसके बदले आपको 10 रुपये 15 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। स्मॉल सम ऑफ मनी, लेकिन ये था, वो चेन थी पूरी कि आप जितने लोगों के फ़ोन में डालेंगे इंक्रीजिंगली वो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। उस बच्चे के लिए आसान था, उसने अपने फादर के फ़ोन में डाला, अपनी मदर के फ़ोन में डाला, फिर अपने 2-4 रिश्तेदारों के फ़ोन में डाला, फिर उसने अपने दोस्तों को बताया, तो उन लोगों ने भी अपने रेस्पेक्टिव जिनके फ़ोन्स पे वो उनका अधिकार बन सकता था वहाँ डाल दिया। समझिए। गांव में बहुत लोग प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनके फ़ोन में कोई पासवर्ड नहीं होता, वैसे ही फ़ोन खुले रहते। तो इस तरीके से उस पूरे गांव में कम से कम 100-150 लोग उसके विक्टिम बने। और जिनका व्हाट्सएप में वो सॉफ्टवेयर डाला गया, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। और व्हाट्सएप पे आप जानते हैं बहुत सारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, तो वो सारी चीज़ें हैक हो गई। तो बिफोर वो बहुत एक्सपोनेंशियली उसका कोई बड़ा नुकसान होता, हम लोगों ने वो केस क्रैक कर लिया और बच्चे थे उनको पकड़ लिया, फिर उनके घर वालों को बुला करके समझाए। तो बट कई ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जिसमें किसी भी तरह का छोटा टास्क किसी बच्चे को दे करके या किसी यंग एडल्ट को दे करके कहा जाता है कि भैया आप इसको कर दीजिए। बच्चे के ऑर्बिट में जो भी उसके नज़दीकी के लोग हैं वो बच्चे पे विश्वास करते हैं, वो सब उसके विक्टिम बन सकते हैं थ्रू दैट किड। तो एक नया ये तरीका निकला है कि बच्चे के मार्फत बड़े लोगों तक पहुंचने का और उनके साथ फ्रॉड करने का। समझ गए। मतलब बच्चों के साथ प्यार बहुत ज़रूरी है, पर बच्चों के साथ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना, फ़ोन को लॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसका मिसयूज़ ना कर सके। तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर पे अगर छोटा बच्चा होगा तो उनको अपना पासवर्ड मत बताइए फ़ोन का, ताकि वो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना कर पाए, ताकि आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। सर, एक ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर बात करना चाहे तो अगर लोगों को बचना है तो वो क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? जैसे आपने पहले बताया 1930 और गवर्नमेंट के साइट पे जा सकते हैं, किस तरह से इन लोगों ने फॉलो करना चाहिए प्रोसेस, क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, जैसा मैंने बताया सबसे पहले खुद को सिक्योर करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल पर्सनल रखिए। इट शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीबडी। कोई भी आपसे पूछे, अनलेस कि कोई बहुत ही ट्रस्टेड व्यक्ति हो, आप जिसको वेरीफाई कर सकते हो, उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन साझा मत करिए। कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे आपका OTP, आपसे आपका CVV, कोई पिन कोई नहीं पूछता है, ये आम बात है। फिर भी लोग इस झांसे में आ जाते हैं। किसी भी अननोन व्यक्ति से ज़्यादा बात ना करें, ना उसके किसी प्रलोभन में आए। तरह तरह के प्रलोभन आपको दिए जाएंगे, स्मॉल पे ऑफ्स का या बड़े पे ऑफ्स का, उसके चक्कर में ना पड़े। जो भी इस तरह की डिजिटल वर्ल्ड में जो भी इस तरह के ऑफर्स आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉड्स। अपने फ़ोन को सिक्योर करने के लिए, जैसा आपने बताया, पासवर्ड इनेबल्ड रखें, कोशिश करें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की, उसका सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें। उसमें अगर कोई एंटीवायरस आप डाल सकते हैं अपने लैपटॉप में, जिससे भी आप डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखें। और जब भी कोई इस तरह की घटना हो भी जाए इसके बावजूद, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। जी, जो मैंने आपको 1930 का नंबर बताया है, या आपने नियरेस्ट चौकी पे, थाने पे, पुलिस स्टेशन पे, जो आपके घर से प्रॉबेबली 1-2 किलोमीटर की दूरी पे होगा, 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वहाँ जाके इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से अथॉरिटीज़ आपकी मदद करेंगी और आपका नुकसान होने से बचाएंगी। तो मैं इस पॉडकास्ट के व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप खुद हैं, आपकी अपनी अवेयरनेस है। कुछ भी करने के पहले रुकिए, उसको वेरीफाई करिए और तब एक्ट करिए। स्टॉप, वेरीफाई, देन एक्ट। दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस, आपके आसपास के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, उन पे ट्रस्ट करिए। अपनी जो भी आपकी दुविधा है, जो भी समस्या है, उसको साझा करिए और इमीडिएटली साझा करिए। जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है, इमीडिएटली 1930 पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। cybercrime.gov.in पे अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। और इसके अलावा तत्काल अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, चौकी में जाकर के, जहाँ पे आपकी मदद के लिए साइबर हेल्प डेस्क है, साइबर थाना है, वहाँ जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। प्रोएक्टिव रहिए, अवेयर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हमारे व्यूअर्स ने बहुत अच्छी तरह से आपको सुना है। आई थिंक वो ये सारी चीज़ें अपने एक्शन में लेके आएंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स पे फंस जाते हैं तो वो रिपोर्ट ज़रूर करेंगे।
आई थिंक ये पहला कॉन्वर्सेशन है, ऐसे हम बहुत सारे कॉन्वर्सेशन आपके साथ करेंगे और व्यूवर्स को और जानकारी देंगे अवेयरनेस के ऊपर, फ्रॉड अवेयरनेस के ऊपर. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू धीरज, थैंक यू वेरी मच.